नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए पहले हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि इस वीक के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या तैयार करना था और कितना हो चुका है। तो इसमें देखिए, लोकतंत्र की अवधारणा, अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत ये आपको कराया जा चुका है। दलीय प्रणाली, दबाव समूह एवं सिद्धांत ये भी कराया जा चुका है। ठीक है। निर्वाचन प्रणाली एवं मताधिकार, इससे संबंधित कल क्वेश्चन करा दिया जाएगा। और आज हम लोग जो देख रहे हैं, देखिए, और ये जो संघीय मंत्रिपरिषद नियुक्ति कार्यविधि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्य की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां, राज्यपाल, ये सब प्रश्न आपको पिछले हफ्ते में कराए जा चुके हैं। ठीक है, चूँकि सिलेबस में था तो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। राष्ट्र की अवधारणा, इससे संबंधित क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता से संबंधित प्रश्न हो चुका है। आज हम लोग गुट निरपेक्षता से संबंधित प्रश्न को करेंगे। और जो राजनीतिक व्यवस्था के विघटनकारी तत्व हैं, जाति, भाषा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, तो इन दोनों पॉइंट से आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कल जो है बाकी जो टॉपिक ये बचा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आप लोग इस सिलेबस को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे, आंसर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो डेली 2 क्वेश्चन आपसे कराए जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो गुट निरपेक्षता और भारत की राजनीति में भाषा, क्षेत्र एवं संप्रदाय। ठीक है, ये जो विघटनकारी तत्व हैं। तो देखिए, इससे क्वेश्चन हमने लिया है कि भारत की राजनीति में भाषा, क्षेत्र एवं संप्रदाय की भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये जो भारत की राजनीति में जो भाषा है, क्षेत्र है, संप्रदाय है, ये क्या है? ये एक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को कमज़ोर करते हैं। तो इसलिए जब इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो इसमें आपको क्रिटिकली ही डिस्कस करना होगा, इसकी आलोचना ही करनी होगी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या योगदान रहा है, इसकी समसामयिकता क्या है? टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड व्हाट इज इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको देखिए, ये यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। उससे पहले यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो देखिए, जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं वही जो है बाद में यूपी पीसीएस में भी पूछ लिए जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे रिपीटेड मिलेंगे जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और बाद में यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं या अदर स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, मिलते जुलते। इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन को विश्व राजनीति के लिए गैर पश्चिमी विश्व के एक अनन्य योगदान, ठीक है, यूनिक कंट्रीब्यूशन के रूप में वर्णित किया जा सकता है? देखिए, तो एकमात्र यही गुट निरपेक्ष आंदोलन है जो कि गैर पश्चिमी देशों के द्वारा एक सक्सेसफुल योगदान रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो बिल्कुल रहा है और इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, जिसका प्रणेता कहें, ठीक है, या प्रवर्तक कहें तो कौन रहा है? भारत रहा है। तो इसीलिए इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें भारत का क्या योगदान रहा है, स्पेशली इसको पूछा गया है। और इसमें क्या है, इसमें ये बताना है कि गैर पश्चिमी देश, तो भारत भी गैर पश्चिमी देश है। भारत के अलावा, ठीक है, जो कंट्री हैं, ठीक है, जो लोग इसके अंग रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करके इसे हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को क्या डिस्कस करना है कि भारत की राजनीति में भाषा, क्षेत्र एवं संप्रदाय की भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से आपको व्याख्या करनी है। तो हमें पता है कि जो भारत है विविधताओं का देश है। ठीक है, जहाँ क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक, जातिगत, सांस्कृतिक, भाषागत विविधताएं यत्र तत्र दिखाई देती हैं। तो वही पैटर्न आपका रहने वाला है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। हमेशा इंट्रोडक्शन आप छोटा से छोटा लिखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया तथा उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का संकल्प
व्यक्त किया। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स को यूज करके अपनी बातों को रखना है, जिससे आपका उत्तर जो होगा वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो अगर हम चलिए अब अलग अलग डायमेंशंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम अनुच्छेद 14 से 18 की बात करें तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 18 है, ये समानता की गारंटी दी गई है। ठीक है, सबको समान अवसर उपलब्ध कराने तथा धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र अथवा लिंग भेद के आधार पर भेदभाव को क्या बना दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, परंतु बाद में क्या हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषागत भावनाएं, क्षेत्रीयता तथा सांप्रदायिकता का प्रसार प्रसार होता गया। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है कि भाषागत भावनाएं, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता इसका प्रसार होता गया, जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के समक्ष चुनौती के रूप में उभरा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही 1950 में बंगाल का विभाजन होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों का भाषागत आधार पर विभाजन कर दिया गया, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के लिए समस्या बनकर उभरा। ठीक है, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग को भाषाई संकीर्णता के आगे झुकना पड़ा तथा प्रशासनिक सुविधाओं को किनारे कर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन सा आयोग बना, ये बना, वो बना। तो यहाँ आपको इतना सारा जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप अपने, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग को भाषाई संकीर्णता के आगे झुकना पड़ा तथा प्रशासनिक सुविधाओं को किनारे कर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। और 1960 में क्या होता है, 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात, 66 में हरियाणा, पंजाब का विभाजन भाषा के आधार पर करना पड़ा। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र आदि में भाषा राजनीति की धुरी रही है। ठीक है, इन राज्यों में राजनीति जो है वो भाषा को हथियार के रूप में प्रयोग करती है, जिसका परिणाम यह है कि आज बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी दिखने लगा है। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं साउथ वाले, इन लोगों ने भाषा को आधार बना करके ये अपनी राजनीति को करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो दूसरे देश हैं, नॉर्थ इंडिया के भी जो देश हैं, उनके यहाँ भी क्या होता है, इसका प्रभाव आज दिखने को मिल रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 29, 30 और 243 और 350 की बात की जाए तो भाषा, लिपि, संस्कृति संबंधी अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 29, 30, 343, 350 ये जो है भाषा, लिपि, संस्कृति संबंधी अधिकारों की बात करते हैं। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता कर दी गई है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में, इसकी अनिवार्यता कर दी गई है। इसके बावजूद भाषा का विवाद भारतीय राजनीति में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, भाषा के साथ क्षेत्रीयता की समस्या। ठीक है, अब नेक्स्ट डायमेंशन की हम बात करते हैं। अभी तक हमने भाषा देखा, भाषा के बारे में डिस्कस किया, अब क्षेत्रीयता की बात कर लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में मेंशन था, तो क्षेत्रीयता की समस्या भी भारत में राष्ट्रीय एकता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। जब क्षेत्र विशेष की समस्याओं एवं विशिष्टताओं को आधार बनाकर राजनीति की जाती है तो उसे क्षेत्रीयता के रूप में जाना जाता है। तो राजनीति में क्षेत्रीयता नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है तथा क्षेत्र विशेष की समस्याओं एवं मांगों को आधार बनाकर राजनीतिक हित साधना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो जैसा कि कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब बंगाल की जो ममता बनर्जी थी, जब रेल मंत्री बनी, या बिहार के जब लालू प्रसाद यादव बने थे, तो इन लोगों ने अपनी क्षेत्रीयता को ध्यान में रख करके बिहार और बंगाल को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये भी एक समस्या है कि लोगों जब भी ये जो पॉलिटिकल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है, ये क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रख करके राजनीति करते हैं। तो इस तरह से आगे क्या हुआ, असम, असमियों के लिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियों के लिए,
ठीक है। जैसे नगरों के माध्यम से क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन को आधार बनाकर उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों तथा गठबंधन सरकारों के दौर ने क्षेत्रीयता को और ज़्यादा प्रश्रय दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान दौर है इसमें क्या है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं इनका विकास हो रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार बन रही है, तो इस दौर में क्षेत्रीयता को और भी ज़्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है। तो अब देखिए इसमें आपको ये पूरा नहीं लिखना है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स इसमें ले लिया है। आपको इसमें से अपने हिसाब से इतने शब्द लेने हैं जो इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या करना है, अपनी शब्द सीमा में रहकर ही अपने उत्तर को देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भारत में लगभग 200 से अधिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय हितों के लिए संघर्षरत हैं, परंतु उसका राजनीतिकरण देश की एकता के लिए खतरा बनकर अलगाववाद के रूप में सामने आता है। ठीक है, अब धर्म की बात कर लेते हैं। तो भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास रखते हैं। धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर लोगों को प्रभावित करना इस समय सबसे आसान है। इस समय नहीं बल्कि हम कहें पहले से ही धर्म के आधार पर लोगों को प्रभावित करना बहुत आसान है। भारत जैसे देश में भारतीय राजनीति में धार्मिक एवं सांप्रदायिक तत्वों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक तत्वों को भारत की राजनीति में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जो आज के समय में देखें तो जो मुख्य पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो इसी आधार पे, इसी विचारधारा के आधार पे अपना जो चुनावी जो इनका मैनिफेस्टो होता है इसी आधार पे वो चलाती हैं। हालांकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान रखा था और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया है, परंतु राजनीतिक दलों के द्वारा धार्मिक भावनाओं का व्यापक व्यापार किया जाता है। ठीक है, भारत की उद्देशिका में ठीक है पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तथा केशवानंद भारती एवं मिनर्वा मिल्स के वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा स्वीकार किया है। फिर भी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और इन राजनीतिक दलों के द्वारा संप्रदाय विशेष को आधार बनाकर उसका राजनीतिक तुष्टीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो राजनीतिक तुष्टीकरण से समाज में विक्षोभ पैदा होता है तथा सांप्रदायिक हिंसा जैसी घटनाएं जन्म लेती हैं जो समाज में शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनती हैं तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषावाद, क्षेत्रवाद तथा संप्रदायवाद, तीनों बातों को हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। अब आगे हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। भाषावाद, क्षेत्रवाद तथा संप्रदायवाद जैसी नकारात्मक विचारधारा के प्रसार से समाज एवं राष्ट्र दोनों को नुकसान होता है तथा विकास की गति प्रभावित होती है। तो इस तरह से कंक्लूजन में क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपने ऊपर डिस्कस किया है उसी को आप जो है शार्ट में लिख के कंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का क्या योगदान रहा है, इसकी समसामयिकता क्या है, इस पे आपको टिप्पणी करना है। 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये यूपीपीसीएस देखिए यूपीएससी 2016 में पहले पूछा गया, बाद में यूपीपीसीएस ने भी इसको कॉपी किया और इसको 17 में पूछ लिया। तो चलिए देखते हैं गुट निरपेक्षता क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है। तो गुट निरपेक्षता वस्तुतः पृथकता, तटस्थता, निष्पक्षता से अभिप्रेरित न होकर वर्ण या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी की बात करता है। ठीक है, और देखिए पृथकता, तटस्थता, निष्पक्षता से अभिप्रेरित न होकर यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी की बात करता है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि किसी भी महाशक्ति से प्रभावित हुए बिना, ठीक है, किसी भी महाशक्ति, जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड वार के टाइम पे जो विश्व था वो 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। ठीक है, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ जो था वो यूएसए था और उसके गुट के लोग थे। ठीक है, तो जो उस समय उपनिवेशवाद से जो स्वतंत्र राज्य हो रहे थे, जो कंट्री स्वतंत्र हो रहे थे, उनको ये दोनों गुट अपने अपने गुटों में सम्मिलित करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भारत के नेतृत्व में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है, क्या किया गया
कि इन लोगों ने क्या कहा कि किसी भी महाशक्ति से प्रभावित हुए बिना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए इन लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया। इन्होंने कहा कि हम अपनी जो वैश्विक नीति है, जो विदेश नीति है, वो हम खुद बनाएंगे इन दोनों से बिना प्रभावित हुए, यानी कि इनसे पूरी तरह से हम तटस्थ रहेंगे। ठीक है, हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, और भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है। समस्या थी इन सभी देशों के सामने, ठीक है, जो अभी स्वतंत्र हो रहे थे, क्योंकि इन्हें अपना विकास करना था, ठीक है, डेवलपमेंट करना था। भारत की अगर बात करें तो इतनी सारी विविधता, इतने सारे धर्मों के लोग, सभी को समायोजित करके अपने देश का डेवलपमेंट करना था। तो इसलिए अगर हम किसी गुट में सम्मिलित हो जाते तो फिर हमारी जो विदेश नीति होती, ठीक है, जो हमारी नीतियाँ होती, आर्थिक नीतियाँ होती, वो हमें उनके हिसाब से करना पड़ता। तो इसलिए भारत ने, ठीक है, इन सभी से, इन दोनों महाशक्तियों से तटस्थ रह करके अपनी स्वयं की नीति बनाने की कोशिश के लिए नाम का गठन किया और इसका जो है प्रणेता रहा है, जिसमें 9 स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देश शामिल हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन, जितने भी 9 स्वतंत्र एशियाई देश थे, अफ्रीकी देश थे, ये सब शामिल थे। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए तृतीय विश्व के देशों के नेता की भूमिका निभाई है। ठीक है, भारत का मानना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति उसकी संस्कृति में निहित थी। भारत ने इसके जरिए शांति, निशस्त्रीकरण एवं जातीय समानता का पक्ष लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने में अग्रणी भूमिका निभाई। नेहरू जी की निष्पक्षता को सम्मान और समर्थन मिला। ठीक है, भारत की निष्पक्षता नीति का यह परिणाम हुआ कि युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रत्यावसान आयोग गठित किया गया तथा भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये भारत का योगदान रहा है। भारत ने अपने निष्पक्ष रुख को अधिक बल देने के लिए अन्य निष्पक्ष देशों को एकत्रित कर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम सम्मेलन बुलाया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का स्वतंत्रता, शांति, निशस्त्रीकरण तथा आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये जो बेलग्रेड का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता, शांति, निशस्त्रीकरण तथा आर्थिक विकास। भारत की इस नीति के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों को दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई तथा उन दोनों का आर्थिक विकास संभव हो सका। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता के विषय में यह कहा जाता है कि सोवियत रूस के विघटन के बाद, ठीक है, जब सोवियत रूस का विघटन हो जाता है 1990s में, तो उसके विघटन के साथ ही द्वितीय गुट समाप्त हो गया। फिर गुट निरपेक्षता के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे पूरे हो चुके थे। ठीक है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। परंतु अगर सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करिए तो हम देखते हैं कि इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो विकासशील, देखिए अब हम जो है प्रश्न के दूसरे पार्ट पे आ गए। सबसे पहले तो हमको ये बताना था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत का योगदान, तो उसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हमको क्या बताना है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी समकालीन प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो देखिए, अब मुख्य रूप से किस लिए बना था कि जो दो गुट बने हुए थे इनको ख़त्म करना था, जो तृतीय विश्व युद्ध होना था, किसी तरह से थर्ड वर्ल्ड वार न होने पाए, आर्थिक विकास हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो। तो जो हमारा उद्देश्य था वो क्या होता है? स्वतंत्रता, शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास। तो जब ये जो सोवियत रूस का जो विघटन हो जाता है, ठीक है, यूएसएसआर का जब विघटन हो जाता है, यानी कि द्वितीय गुट समाप्त हो जाता है, तो फिर एक ही गुट बचा, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके लक्ष्य पूरे हो गए, इसलिए कहते थे कि इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के हितों की रक्षा का प्रश्न वहीं खड़ा है। ठीक है, वर्तमान में नवीन चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं। ठीक है, तो जो विकासशील देश हैं इनकी समस्या उस दौरान भी थी और आज भी बनी हुई है, क्योंकि इस समय जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश हैं वो इन विकासशील देशों का, जो गरीब देश हैं उनका शोषण ये आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कई मुद्दे हैं, जैसे WTO वार्ता, पर्यावरणीय मुद्दा एवं आतंकवाद की समस्या।
आदि के संदर्भ में विकसित एवं विकासशील देशों के हित टकराते हैं एवं विकासशील देश इस मंच से सहयोग रखते हुए पुरजोर विरोध करते हैं। आज भी कुछ शक्तियों के पास परमाणु शक्ति है, ठीक है, परमाणु शक्ति है। उत्तरदायित्व के बीच विभाजन भी बड़ी समस्या है। देखिए, जो P5 कंट्री है इनके पास वीटो पावर है। ये जो है किसी भी मुद्दे पे अपना वीटो कर लेते हैं। जैसे चाइना है, आतंकवाद के मुद्दे पे हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। तो इस तरह से ये जो है किसी भी मुद्दे पे वीटो कर लेते हैं। उत्तरदायित्व की समस्या आज भी है, ठीक है। उत्तरी समूह में पश्चिम एशिया के विकसित देश हैं तो दक्षिण समूह में विकासशील देश हैं, ठीक है, ये भी समस्या है। फिर भूमंडलीकरण में विकसित देश विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। अतः वैश्वीकरण के युग में विकासशील व गरीब देशों के हितों का साधन, ठीक है, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा व्यापार संरक्षणवाद जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को उठाने के लिए आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, ठीक है। आपको अगर इससे भी बेहतर कुछ कंक्लूजन लगता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है जो 2018 में पूछा गया है कि क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन को विश्व राजनीति के लिए गैर पश्चिमी विश्व के एक अनन्य योगदान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कैन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बी डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो हुई थी वो औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। औपनिवेशिकवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका से दूर रखा और एक ऐसे संगठन के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की जो स्वतंत्र और तटस्थ रहने की मांग कर रहा था। भारत इस आंदोलन का प्रवर्तक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर में विश्व को ध्रुवीकरण से पृथक करने वाली ये नीतिगत अवधारणा थी जो शक्ति की संकल्पना की उपेक्षा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो इसका ध्रुवीकरण न हो पाए, ठीक है, विश्व का ध्रुवीकरण न हो पाए किसी तरफ, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी दुनिया के जो देश उपनिवेशवाद में शोषण का शिकार रहे वो गुट निरपेक्षता के केंद्र में थे, ठीक है। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे गैर पश्चिमी देशों को जोड़कर, ठीक है, आज 120 देश गुट निरपेक्षता में सहभागिता रहते हैं। तो देखिए जितने भी मोस्टली संगठन बने हैं, चाहे WTO की बात करें, ठीक है, WHO की बात किया जाए, ठीक है, या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात करें, तो इन सब में जो है ये जो संगठन बनाए गए हैं, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से भागीदारी किसकी है? पश्चिमी देशों की। यही एक ऐसा जो है उस दौरान संगठन था या आज भी है जो कि गैर पश्चिमी देशों के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी उत्पत्ति के समय गुट निरपेक्ष आंदोलन को गैर पश्चिमी देशों ने ही दिशा दी, ठीक है। ज्ञातत्व तो है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिणत होने से रोकने की पुरजोर कोशिश की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में विश्व शांति एवं स्थिरता का एक आयाम विकसित हुआ जो इसके निम्नलिखित उद्देश्यों में निर्दिष्ट होता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आप लिख करके अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। तो नाम जो है सदस्य देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य रखती है, ठीक है। गुट निरपेक्षता जो है वो तटस्थता नहीं है क्योंकि इसमें शामिल देशों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दोनों शक्ति गुटों में शामिल राष्ट्रों में सक्रिय सकारात्मक संबंधों का संचालन करना था। ऐसा नहीं था कि इन दोनों गुटों से हम बिल्कुल जो है तटस्थ हो जाएं, ठीक है। इसमें क्या था कि हम अपने हितों के लिए दोनों में से किसी के पास, जैसे भारत ने USSR का भी प्रयोग किया, ठीक है, उससे भी आर्थिक सहायता ली और USA से भी आर्थिक सहायता लेकर के अपना विकास किया। गुट निरपेक्षता वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्कृति विकास का भी लक्ष्य रखती है। लोकतांत्रिक संस्कृति विकास का भी लक्ष्य रखती है। तटस्थता का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तब भी हम वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, यानी कि हमारा सकारात्मक प्रयास था, ठीक है,
कि जो सही है वो सही है, उसका सपोर्ट करना, जो गलत है उसका विरोध करना। सदस्य देशों के बीच अंतर्निर्भरता की भावना को विकसित करके, ठीक है, दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने का संकल्प। जो सदस्य देश थे, ठीक है, इनके बीच आपस में अंतर्निर्भरता की भावना को विकसित करके दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने का संकल्प। शक्ति प्रदर्शन, शस्त्रों की होड़ और सैन्य शक्तियों से यथासंभव बचाने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी अभी अपने देश में जो बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये हमारा मुख्य लक्ष्य था। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रति वैश्विक संवेदनशीलता को जागृत करके उसे दूर करने के प्रयत्न भी इसके प्रमुख उद्देश्य बने। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रति वैश्विक संवेदनशीलता को जागृत करके, ठीक है। तो 1990 के दशक में यह भी कहा जाने लगा कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही नैम की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, परंतु इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि विश्व व्यवस्था निरंतर परिवर्तनशील है। पश्चिम एशिया के देशों में आपसी कलह, ईरान अमेरिकी तनाव, सीरिया संकट, सऊदी अरब कतर संकट, उत्तर कोरिया अमेरिका विवाद, अमेरिका रूस विवाद, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, अफगानिस्तान संकट आदि ऐसे तमाम संघर्षशील मुद्दे हैं, ठीक है, जिनमें गुट निरपेक्षता सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त विविध रूपों में व्याप्त नौ उपनिवेशवाद, तस्करी आदि के संदर्भ में भी नैम जो है संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों को स्थापित करने में महती भूमिका का निर्वाह कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था प्रासंगिकता के लिए मैंने कुछ दूसरे पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पे कुछ दूसरे पॉइंट्स हमने लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएं और इसका प्रयोग आप परीक्षा में कर सकें, क्योंकि आंसर वही बेहतर होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया जाए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। अतः गैर पश्चिमी देशों द्वारा स्थापित गुट निरपेक्ष आंदोलन ने तृतीय विश्व युद्ध को रोकने व विश्व शांति एवं स्थिरता का एक आयाम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही तो आपको सिद्ध करना था। चलिए, तो बस हमारा ये आंसर यहीं कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग हमारे पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर हमारे मेंस आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका यूपी पीसीएस में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।